अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम अपना फर्स्ट नॉवल स्टार्ट करने लगे हैं जो कि है अलिफ तहरीर उमैरा अहमद। किस्त नंबर 1 जाने जहाँ। आज तुम्हें गए 423 दिन हो गए, बल्कि लगता है 423 साल हो गए। तुमने मेरी ज़िंदगी के उन दिनों को जो तुम्हारे साथ लम्हों की तरह गुजरे थे साल बना दिया है। मुझे कई बार लगता है मैं रेत की घड़ी हूँ जो पिछले 423 दिनों से तुम्हारी वापसी के दिनों को मिनटों घंटों की तरह गिनते हुए उसी रेत की तरह गिरती पड़ती जा रही हूँ। तुम्हें याद है हम पहली बार जब मिले थे तो दूसरी मुलाकात में ये सारी बातें तुमने कही थी। वक्त के मिनटों घंटों को गिनने की, ना गुजरने की, लम्हों की सुस्त रफ्तारी की, सालों जैसे लगने की। और तब हमारी पहली और दूसरी मुलाकात में बस एक दिन ही तो आया था। आज मैं 423 पहाड़ सर करके बैठी हूँ। तुमने मुझे मोम का बना दिया है, जल जल कर पिघलने वाला मोम, पर ख़त्म ना होने वाला, राख ना बन सकने वाला। और तुम जो सज़ा देगे हो वो बहुत लंबी हो गई है, पर तुम्हारी दी हुई है इसीलिए काटूंगी। आज छत की बेल में पहला फूल खिला, तुम्हारे हाथ की लगाई हुई बेल में, कांसनी रंग का पीला फूल। 3 कलियां और भी हैं जो कल सुबह मेरे जागने तक खिल चुकी होंगी। बाहर आ रही है। हर बार तुम मुझे छत की इस बेल में पीला फूल खिलने की खबर दिया करते थे। बाहर भी सबसे पहले तुमको अपने आने की खबर दिया करती थी, और तुम मुझे सफ़ेद गुलाब लाकर दिया करते थे। ये सब्ज बहार उन सफ़ेद गुलाबों के बगैर कभी बाहर नहीं लगती थी। मुझे तुम्हारा लगाया हुआ हर पौधा, हर पेड़ तुम्हारी बातें करता है, तुम्हारा पूछता है। पिछले साल तुम्हें पूछते पूछते वो खजां की लिपट में आ गए। इस बार फिर तुम्हारा पूछते पूछते सरसब्ज हो रहे हैं। सिर्फ एक मैं हूँ जिस पर एक ही मौसम है, पतझड़ का और न टूटने बिखरने का। वो सारे परिंदे फिर से आने लगे हैं जिनकी बोलियों और चहचहाटों की मायने तुम मुझे बताया करते थे। वो कब क्या मांग रहे थे, क्या कह रहे थे, क्या चाह रहे थे, कौन खुश था, कौन उदास, कौन अपने साथी के मिलन की खुशी मना रहा था, कौन अपने साथी की जुदाई का गम, कौन गीत गा रहा था और कौन नोहा। ये सब सिर्फ तुम्हें पूछना आता था, मुझे नहीं। और मुझे लगता था मुझे कभी आ भी नहीं सकता। पर जाने जहाँ, तुम्हारे बगैर गुजरे इन 423 दिनों में ये बोली भी बूझने लगती हूँ मैं। इनमें से हर एक मुझसे सिर्फ तुम्हारा पूछता है कि वो जो इस पहाड़ के दामन में, इस घर के फलों में, इस घर के फलों के बीचों बीच चांदनी रातों में और हनक सवेरों में अपने सफ़ेद लिबास में नाचता समा करता था, वो कहाँ है? जिसके पाँव की गर्दिश की बेख्तियारी रूमी के मिसरों की वजह जैसी थी, वो अब कहाँ है? और जिसके बाजुओं की जंबिश हवाओं में अपना रास्ता बनाती थी, वो खुद इस घर का रास्ता क्यों भूल गया है? मेरे पास खामोशी के सिवा कुछ नहीं। इनसे क्या बात करूं, क्या बताऊं? इनमें से कोई कुछ नहीं समझ पाएगा, ना मेरी तावीलों को, ना मजबूरियों को, ना बहानों को और ना मेरे गम को। तुम तो समझ सकते थे ना? तुम तो साथी थे मेरे, जिंदगी भर के साथ का वादा करके लाए थे मुझे। तुम इस तरह छोड़कर कैसे चले गए? इन लफ्ज़ों की स्याही को जो धुंधला रहा है वो मेरी आंखों का पानी है, आंसू नहीं है। तुम्हारे बाद आंसू नहीं बहाती मैं, ये पानी है मेरा पछतावा, मेरी नदामत, मेरी खता को मिटा देना, बहा देने के लिए गिरने वाला पानी। फिर वक्त गुजरता जा रहा है, जिंदगी बीत रही है, ना मेरा पछतावा कम हो रहा है और ना तुम्हारी जुदाई का गम और ना तुम्हारा गुस्सा। जिंदगी में एक गलती की मैंने, तुमने मुझे वो भी माफ़ नहीं की। रूमी का विरलिंग दरवेश होने के बावजूद तुम सारी दुनिया के लिए रहम और दरगुजर थे, मेरे लिए क्यों नहीं हुए? मैं नहीं रहूंगी तब आओगे तो क्या फ़ायदा? इतने हद, इतनी मिन्नतें मैंने कब किसी की नहीं की, मगर तुमसे की हैं। तुम मुझे उसका रंज नहीं। तुम्हारे साथ ज़्यादती भी तो बहुत बड़ी की थी ना मैंने। ये सारे खत जो मैंने तुम्हें लिखे हैं, ये मेरे पछतावे के गवाह हैं। सिर्फ ये कागज़ ही है जिन पर मैं अपना दिल खोल कर रख सकती हूँ, और ये मेरा गम झेल लेते हैं। जो मैं कर बैठी हूँ वो किसको सुना सकती हूँ? किसके पास इतना वक्त है कि वो मेरी और तुम्हारी मोहब्बत का किस्सा सुने? और फिर जुदाई की दास्तान, मोहब्बत की हर कहानी को लोग मनगढ़ंत कहते हैं या फिर नादानी। बस एक मैं हूँ जो अब भी इस पर यकीन किए बैठी हूँ। पता नहीं ये सही है या गलत, पता नहीं नादानी है या हमाकत, पर जो भी है मेरी जान ले गई है तुम्हारी हताकार जहाँ। पानी की पहली बूंद इसके सर पर गिरी तो इसने साइकिल चलाते हुए आसमान की तरफ देखा। वहाँ बादल उसकी साइकिल के पहियों की ही रफ्तार से रवां दवां थे। स्याह जुनों बूंदों जैसा रंग और शक्लें बनाए बादल। दूसरी बूंद ठीक उसकी नाक की नोक पर गिरी थी, और वहां से उसके होंठों और होंठों से थोड़ी और थोड़ी सी उसकी गर्दन का सफर उसने सेकंड में किया था।
इसने सर झुकाकर पैडल्स को पूरी कुव्वत से घुमाना शुरू कर दिया, यूँ जैसे वो इन बादलों और इनमें समाई बूंदों को हराना चाहता हो। हर गोले की तरह तेज-तेज और तेज, हवा से तेज, बादलों से ताकतवर। उसकी साइकिल इसकी पगडंडी पर हिचकोले खाती चलती जा रही थी, जो सब्ज़ खेतों के बीचों-बीच गुज़रती अब उस वसी इलाके पर फैले दरख्तों के झुंड में दाखिल हो रही थी, जहाँ वो जाना चाहता था। बादल और बारिश उसका ताक़ुब कर रहे थे, या कम से कम उसे ऐसा ही लग रहा था। और वसी और रीज़ इलाके पर फैले हुए बुलंद दरख्तों के उस जंगल में दाखिल होते ही उसे ऐसे लगा जैसे वो बादलों को शिकस्त दे आया था। वो इस जंगल के सामने से रोज़ गुज़रकर स्कूल जाया करता था, बल्कि उसके साथ ही स्कूल के सारे बच्चे रोज़ ही वहाँ से गुज़रते थे। कभी-कभी वो जंगली पेड़ ढूँढते अंदर घुस जाते, मगर कभी भी बहुत अंदर तक जाने की उनकी हिम्मत ही ना होती थी। और आज वो अकेला ही उस जंगल में घुस आया था। बुलंद व बाला घने दरख्तों ने सारे जंगल पर छत तान रखी थी, जिसमें से सूरज की रोशनी और हवा चुन-चुन कर आती। लेकिन इस वक़्त जब सूरज बादलों की ओट में था, तो जंगल दिन में भी तारीकी में डूबा हुआ था। वो 8-9 साला बच्चा जंगल में आगे बहुत आगे जाना चाहता था, लेकिन उस तारीकी ने एकदम जैसे उसकी हिम्मत पसपा कर दी। साइकिल रोककर उसने अपना दिल मजबूत करने की कोशिश की, जो तेज़ हवा से हिलते पत्तों और टूटने वाली शाहों की आवाज़ों से दहल रहा था। उसने साइकिल से उतरकर इसे ज़मीन पर लेटा दिया और पैदल चलने लगा। हवा चंद लम्हों के लिए थमी, यूँ जैसे जंगल ने उसके दिल का खौफ भाँप कर उसे दिलासा देने के लिए साँस रोक लिया हो। वो अब एक अजीब सन्नाटे में खड़ा था, पत्तों की हल्की-हल्की सरसराहट और परिंदों का शोर। वहाँ उस वक़्त कोई तीसरी आवाज़ नहीं थी। वो चंद कदम और आगे बढ़ा और अपने जूतों के नीचे सूखे पत्तों की चरमर होने की आवाज़ें सुनी। वो एकदम रुक गया, यूँ जैसे ये आवाज़ें भी उसे खौफ़ज़दा कर रही थीं। उसने पलट कर देखा जहाँ उसने साइकिल ज़मीन पर लटाई थी, और फिर दरख्तों से पार नज़र आने वाले खेतों को। यूँ जैसे वो अपने आप को ये हौसला देना चाहता हो कि जब चाहे वहाँ से भाग सकता था। दोबारा पलटकर वो चंद कदम और आगे बढ़ा। फिर उसे एकदम एक सूखे दरख्त का गिरा हुआ तना नज़र आया। वो बेख्तियार हुश हो गया। अपने पुश पलट का बैग उतारकर वो तेज़ी से उस तने तक गया, जो इतना बड़ा और मोटा था कि वो इसके कद के बराबर आ रहा था। अपने बैग को इसने तने की एक ज़मीन बोझ शाख पर रखकर इसकी ज़िप खोली और अंदर से लकड़ी का एक छोटा-सा लेटर बॉक्स निकाला, जो लकड़ी के गैर हमवार टुकड़ों से बनाया गया था। इसने लेटर बॉक्स तने के साथ ज़मीन पर रख दिया। इसके पास कोई कील और हथौड़ी होती थी, तो शायद वो लेटर बॉक्स को तने पर ठोक देता, लेकिन इन चीज़ों की अदम मौजूदगी में उसने इसे तने के साथ टाँकना ही काफ़ी समझा। एकदम हवा फिर चलने लगी थी। उसने तेज़ी से बैग में से एक लिफ़ाफ़ा निकाला और इस लेटर बॉक्स में डाल दिया। लिफ़ाफ़ा डालते ही उसके चेहरे पर अजीब-सा इत्मीनान उभरा। हवा ज़मीन पर गिरे खुश्क पत्तों को उड़ाने लगी थी, और वो बच्चा बर्क़ रफ़्तारी से अपने बैग की ज़िप बंद करके उसे अपनी पुश्त पर चढ़ाते हुए इस तरफ भागा, जहाँ उसकी साइकिल पड़ी थी, और तभी इसने अपने सर पर बारिश की तीसरी बूँद गिरती महसूस की। 1, 2, 3 बूँदों का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो चुका था, और पूरा जंगल इसकी लपेट में था। वो बच्चा किसी वॉरियर की तरह बैग पुश पर चढ़ाए भागता ज़मीन पर गिरी छोटी-मोटी शाहों को फलांगता और ऊपर से गिरने वाले लकड़ी के टुकड़ों से बचता अपनी साइकिल की तरफ भाग रहा था। मगर इस बार बारिश और बादल उसे शिकस्त देने में कामयाब हो चुके थे। वो साइकिल पर सवार हुआ तो बैग तो भीग चुका था। साइकिल दौड़ाते हुए वो जब जंगल से निकला तो तूफ़ानी बारिश की वजह से थर-थर काँप रहा था। खेतों के दरमियान उस पगडंडी पर गाँव के बहुत से बच्चे साइकिलों पर और पैदल बारिश में भीगते अटकलियाँ करते भाग रहे थे, और वो 8 साला बच्चा उनके साथ शामिल हो गया, और वो बेपनाह खुश था। बुरी तरह धड़कते दिल और बेतरतीब सांसों के साथ उसने उस दिन अपनी माँ के लिए बहुत बड़ा काम किया था, और अपनी खुशी पर काबू पाना उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो रहा था। वो तेज़ी से साइकिल चलाता, बारिश में भीगता, शोर मचाता और सर पर उड़ते स्याह बादलों के साथ रेस लगाता। हर कुली सारी रुकावटें अबूर करके सोने का वो सिक्का जीत चुका था, वो जो सबसे बहादुर था। उस कैनवस पर आयत एक अजीब रोशनी में घिरी हुई थी। लफ्ज़ जैसे नूर थे, हर्फ जैसे मोती, और एराब उन पर बादलों की तरह साया फ़िग़न। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। वो बूढ़ा हाथ कैनवस पर इन आयात की हताती में मसरूफ़ था। वही रोशनी जो इस आयत के गिर्द खाला बनाए हुए थी, उस हाथ को भी घेरे हुए थी। फिर हाथ रुक नहीं रहा था। चिड़ियों ज़्यादा जल्द पर नज़र आने वाली नीली रगें उस रोशनी में किसी एक्स-रे में दिखाई देने वाली चीज़ों की तरह आयात थी, और हाथ रुके बगैर चलता ही जा रहा था, किसी माहिर की तरह, जैसे अपने काम में महारत हो। फ़िज़ा में अब कोई अपनी बेहद खूबसूरत आवाज़ में वो आयत तिलावत करने लगा था। बेहद दिलकश, भारी, साफ़ मगर मीठी मर्दाना आवाज़, जो कान के पर्दे से सीधी दिल के तारों को बरबत के तारों की तरह हिलाए। वो आवाज़ सिर्फ़ आयत का वो हिस्सा नहीं पढ़ रही थी जो कैनवस पर थी, बल्कि पूरी आयत पढ़ रही थी। अल्लाह आसमान और ज़मीन का नूर है,
उसके नूर की मिसाल ऐसी है कि गोया एक ताक है जिसमें चिराग है और चिराग एक कंदील में है और कंदील ऐसी साफ शिफाफ है कि गोया मोती का सा चमकता हुआ तारा है। इसमें एक मुबारक दरख्त का तेल जलाया जाता है, यानी जैतून, कि ना मशरिक की तरफ है ना मगरब की तरफ। ऐसा मालूम होता है कि इसका तेल हवा आग उसे ना भी छुए चलने को तैयार है। बड़ी रोशनी ही रोशनी हो रही है। अल्लाह अपने नूर से जिसको चाहता है सीधी राह दिखाता है। और अल्लाह जो मिसालें बयान फरमाता है तो लोगों के समझाने के लिए, और अल्लाह हर चीज़ से वाकिफ़ है। बेशक तिलावत करने वाली वो आवाज़ अब एकदम खामोश हो गई थी। फ़िज़ा अब भी उस आयत की गूंज सी थी। वो हाथ अब भी कैनवस पर उसी आयत को बना संवार रहे थे और फिर एकदम बहुत दूर से हल्की मौसीकी की आवाज़ आने लगी। नूर का वो हाला जो उस हाथ और कैनवस को फोकस किए हुए था एकदम दूर जाने लगा, ऊपर आसमान में और नीचे अब उस कैनवस के सामने एक खुले मैदान में, जो वैसे ही दूधिया रोशनी से बनाया हुआ था। एक शख्स विरलिंग दरवेश का लिबास पहने बाजू फैलाए गोल चक्कर काट रहा था, बेहद आहिस्ता, यूं जैसे उसे किसी पैर की तरह किसी ने हवा दोश पर रख दिया हो। और फिर वो मौसीकी बुलंद होना शुरू हुई और उस शख्स का वजूद तेज़ी से घूमना शुरू हुआ था। उसका सफ़ेद लिबास अब हवा में फड़फड़ा रहा था। उसके सर पर मौजूद ऊंची टोपी उसके चेहरा जैसे कुछ ढके हुए थी और उसकी रफ्तार अब तेज़ से तेज़ होती जा रही थी। फिज़ा में गूंजने वाली उसकी बुलंद और मशहूर कुन बांसुरी की आवाज़ के साथ जवाब हर चीज़ पर हावी होती जा रही थी। वो कैनवस अब इतना छोटा हो चुका था कि ऊपर से नज़र ही नहीं आता था और वो हाथ अब भी गायब था। नीचे उस मैदान में रोशनी के इस हाले में अब सिर्फ उस विल्लिंग दरवेश का रक्स करता वजूद था, जिसका रक्स तेज़ से तेज़ होता जा रहा था, इतना तेज़ कि उसका सफ़ेद लिबास और उसके सर पर मौजूद टोपी अब एक फूल और उसके मरकज़ की तरह लगने लगी थी। और फिर इस रक़्स में और तेज़ी आ गई, इतनी तेज़ी कि इंसानी आँख का इस पर नज़र जमाना और इसे शिनाख्त करना मुश्किल होने लगा। और फिर एकदम उस वजूद में आग लगी और वो शोलों की तरह भड़का, फिर पलक झपकते ही जलकर खाक हो गया और उसके साथ ही जैसे वो उस सारी रोशनी को लेकर अंधेरे में तब्दील हो गया था। 9 साल का वो बच्चा हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसका सांस तेज चल रहा था। वो गहरे गहरे सांस ले रहा था, यूं जैसे वो कोई खौफनाक ख्वाब देखकर बेदार हुआ हो। कमरे में नीम तारीकी थी और उसके बिस्तर में उसकी माँ इसकी तरफ पुश्त किए सो रही थी। अपने जिस्म से चादर हटाकर उसने बिल्ली की तरह बड़ी एहतियात से पाँव ज़मीन पर उतारे और दबे कदम चलता हुआ वो सीधा कमरे के उस कोने में गया जहाँ स्टडी टेबल पर एक लैंप रखा था, जिसे अगर वो ऑन करता तो इसकी माँ की आंख खुल जाती। इसने पलटकर बिस्तर पर लेटी माँ को देखा। इसकी पुश्त स्टडी टेबल की तरफ थी। वो जैसे अंदाज़ा लगाना चाहता था कि रोशनी माँ तक जाएगी या नहीं, और इसने अंदाज़ा लगा लिया। टेबल लैंप पर वो स्कार्फ डाला था जो इसकी माँ ने स्टडी टेबल की कुर्सी की पुश पर डाल रखा था। बेहद एहतियात के साथ उसने लैंप का बटन दबाया कि उसकी आवाज़ भी माँ के कानों तक ना पहुंचे। लैंप रोशन हुआ तो इसने पलटकर माँ को देखा। रोशनी माँ तक नहीं गई थी। इसका टोटका काम कर गया था। इसकी माँ के वजूद में हरकत नहीं हुई थी। वो फातिहाना और मुतमईन अंदाज में मुस्कुराया, फिर कुर्सी पर बैठ गया जिस पर अब स्कार्फ से झलकती रोशनी मेज़ की सतह पर पड़ रही थी। स्टडी टेबल के एक कोने में सजी अपनी किताबों और नोटबुक्स में से एक नोटबुक इसने खोली। मेज़ पर रखे पेन होल्डर में रखे रंगीन मार्कर ज़मीन से डार्क ब्लू रंग का मार्कर उठा लिया। तुम क्या कर रहे हो? अंधेरे कमरे में इसकी माँ की आवाज़ गूंजते ही बच्चे ने बर्क रफ्तारी से लैंप का बटन ऑफ किया और जैसे अपना सांस भी रोक लिया था। मुझे पता है तुम स्टडी टेबल के सामने बैठे हो। क्या कर रहे हो? इसकी माँ ने दोबारा गनूदगी में कहा। होमवर्क थोड़ा सा रह गया था, बस 2 पेज। इस बच्चे ने बेख्तियार कहा और लैंप दोबारा ऑन कर दिया। छुपने का कोई फ़ायदा नहीं था। पता नहीं इसकी माँ अंधेरे में भी कैसे देख लेती थी। ठीक है, जल्दी से करो और आकर सो जाओ। ओके, वो बेख्तियार खुश हुआ और इसने एक नज़र पलटकर माँ को देखने के बाद जैसे सुकून का सांस लेते हुए दोबारा इस कागज़ पर तेज़ी से हाथ चलाना शुरू कर दिया। इसने हाथ के नीचे अपना नाम लिखा, जल्दी से हाथ वाले कागज़ को एहतियात से झाड़ा, तय किया और दराज में से एक लिफाफा निकाल कर इसमें डाल दिया। लिफाफे के बाहर उसने एक बार फिर एड्रेस वाली लाइंस को एड्रेस के साथ फिल किया और फिर लिफाफे के उस फ्लैप को ज़ुबान पर फेरते हुए गीला किया जो चिपक कर बंद होना था। लिफाफे को चिपका कर बंद करती हुई उसके चेहरे पर एक फातहाना मुस्कुराहट उभरी थी। इसका काम मुकम्मल हो गया था। इसने पलटकर अपनी माँ को देखा तो अब भी करवट के बल उसकी तरफ पुश किए हुए लेटी हुई थी। अपने कॉटेज के बरामदे में खड़े उसने गांव के डाकिया को बहुत दूर से इसकी साइकिल पर सवार घोड़ों
कि इस लेन में दाखिल होते देख लिया था, जिसके तकरीबन आखिर में इसका घर भी था। इसका दिल एकदम किसी तितली की तरह फड़फड़ाया था। डाकिया घरों के बाहर लगे लेटर बॉक्स में इनकी डाक रख रख कर डालता इसके घर की तरफ आ रहा था। ये उसका रोज़ का मामूल था। उससे डाकिये के आने के औकात का पता था और वो स्कूल से आने के बाद अपने कॉटेज के बरामदे में खड़ा हो जाता था। रोज़ डाकिया आता और इसके घर के सामने से गुजर जाता और इसका दिल तितली की तरह फड़फड़ाना शुरू करता और फिर स्नेल की रफ्तार पर आ जाता। मगर जिस उम्र में वो था, इस उम्र में ख्वाब और इंतज़ार दोनों आसानी से ख़त्म नहीं होते और आज बिलाआखिर उसके तितली की तरह फड़फड़ाते दिल को किसी स्नेल की रफ्तार पर नहीं जाना पड़ा था। डाकिया इसके घर के बाहर लगे हुए लेटर बॉक्स की तरफ आने लगा तो इसने बरामदे से नीचे दौड़ लगा दी थी। क्या हमारा खत आया है? इसने डाकिये के पास पहुंचते हुए कहा। डाकिया मुस्कुराया। हाथ में पकड़े हुए लिफाफों में से एक लिफाफा निकालते हुए इसने सर हिलाया और इस बच्चे के हाथ में थमा दिया और खुद आगे बढ़ गया। इससे पहले कि वो इस लिफाफे पर नजर डालता, पीछे से इसकी माँ ने आकर इससे वो खत लेते हुए कहा, मैं कब से खाने के लिए आवाज़ें दे रही हूँ और तुम यहाँ खड़े हो। मम्मी, ये मेरा खत है। इसने एहतजाज करते हुए मामा से लिफाफा लेना चाहा। इसकी माँ ने हैरानी से कहा, तुम्हारा? कहाँ से आएगा? ये तो मेरा है। देखो, पाकिस्तान से आया है। इसकी माँ ने लिफाफा हाथ में पकड़कर इस पर लगी टिकटें उसे दिखाते हुए कहा। इसका दिल डूबा, सांस रुका, फिर उसने सर झुका लिया। तुमको टिकटें चाहिए ना इसकी? वो अंदर जा रहा था जब इसने अपने उकब में माँ की आवाज़ सुनी। वो टिकटें जमा किया करता था और घर में आने वाले हर हद पर लगी हुई डाक के टिकट पर उसका इस्तेहकाक होता था। मगर उस वक्त उसे उस लिफाफे और उस टिकट में कोई दिलचस्पी नहीं थी। आज 10वीं हद का भी जवाब नहीं आया था। वो साइकिल पर स्कूल से घर आते हुए इस पगडंडी में उसी जंगल के सामने से गुजर रहा था और इसने एक बार भी गर्दन मोड़कर उसकी तरफ नहीं देखा था। एक अजीब सी हबकी थी जो वो दिल में पाले हुए था। ऐसा भी क्या था कि इतने हाथ लिखो और कोई जवाब नहीं। उसने तेजी से साइकिल चलाकर उस जंगल के सामने से गुजरते हुए सोचा, सबके हाथों के जवाब मिलते हैं और मेरा, जबकि मेरा हाथ सबसे खूबसूरत था। मैंने उस पर फूल और सितारे भी बनाए थे, वो भी रंगीन मार्कर से, और हर जुमले के बाद फुल स्टॉप भी लगाया था और कागज़ भी साफ सुथरा, मार्कर भी अच्छा था, कहीं इंक के धब्बे भी नहीं लगे थे। वो दिल ही दिल में अपने हाथ की खूबियाँ और खसूसियात गिन रहा था जो हर लिहाज से उसे एक जवाबी हद का अहलकार कर रही थे। मगर जवाबी हद? वो अब कई दिनों से सुबह स्कूल जाते और वापस आते इस जंगल के सामने से गुजरते बेहद हल्की से इसकी तरफ देखे बगैर गुजर जाता। ये उसकी नाराज़गी का इजहार था। वो ज़्यादा से ज़्यादा एक खत न मिलने पर यही कर सकता था। उसने अब डाके के इंतज़ार में घर के बरामदे में खड़े रहना भी छोड़ दिया था। वो कभी उसके घर नहीं आता था। आता भी तो सिर्फ उसकी माँ की डाक लाता। साइकिल घर के बाहर ही खड़ी करके वो बड़ी उदासी के हाल में दरवाजे को धकेलता घर में दाखिल हुआ था। यकीनन उसकी माँ बैरूनी अहाते में थी, इसलिए वो दरवाज़ा खोल गई थी, वरना वहाँ दरवाज़ा बजाने की आवाज़ आती ना घंटी की। अपने कमरे में आकर उसने स्कूल बैग रखा और फिर बिस्तर पर रखे अपने कपड़े देखे। वो भी उसकी माँ ही ने रखे थे। कुछ हवा से अंदाज में उसने अपना यूनिफॉर्म तब्दील करना शुरू किया था, जो वो तब्दील करने के मूड में नहीं था, लेकिन वो माँ को नाराज़ नहीं करना चाहता था। बैरूनी दरवाजे के खुलने और बंद होने की आवाज़ पर भी उसने अपनी कमीज़ को उतारने की धींगा-मशी में नोटिस नहीं किया था कि मगर अभी वो यूनिफॉर्म की शर्ट उतारकर सीधा ही हुआ था जब उसने बाहर से अपनी माँ की आवाज़ सुनी। तुम्हारा खत आया है। यूनिफॉर्म की शर्ट हाथ में पकड़े उसका दिल एक बार तितली की तरह फड़फड़ाया। किसका? उसने वहीं खड़े बेयकीनी से चिल्लाकर पूछा। तुम्हारा? इसकी माँ ने जैसे इसकी बेयकीनी खत्म की। किसने भेजा है? इसने अपने बेकाबू होते हुए दिल के साथ एक बार फिर पूछा। अल्लाह ताला ने। वो सांस लेना भूल गया था। इसकी आंखें बेयकीनी से गोल हो गई थीं। उसे ग्लास पेंट हाउस की सबसे खास चीज़ स्टिंग एरिया में लगी हुई बहुत बड़े साइज़ की वो कैलीग्राफी थी, जिस पर इहदिनस सिरातल मुस्तकीम लिखा हुआ था, एक्वा ब्लू के शेड्स में और खताती के मोहक स्टाइल में। इस कैलीग्राफी के अलावा सिटिंग एरिया में अगर कोई और पेंटिंग्स थी तो वो तजदीदी न्यूड थी। सिटिंग एरिया में जगह जगह छोटे बड़े संगी मुजस्मे भी थे और वो भी तकरीबन तमाम यूनानी देवमलाई देवियाँ थीं। वो बेलिबास थी या फिर ना होने के बराबर लिबास में बनाई गई थी। ग्लास पेंट हाउस जैसे कब्र इस्लाम के काबा जैसा मंजर पेश कर रहा था, जहाँ दिन सिरातुल मुस्तकीम की उसकी कैलीग्राफी के नीचे और इर्द गिर्द हर तरफ बुत ही बुत थे। पहली नज़र में कोई भी उस पेंट हाउस को सराहे बगैर नहीं रह सकता था। वो इंटीरियर करने वाले के उम्दा एस्थेटिक्स और अच्छे टेस्ट का आकाश थी और पहली बार वहाँ आने वाले को कुछ देर के लिए मशहूर कर देने की अहलियत रखता था। सिटिंग एरिया के बाहर ओपन टेरेस और रूफ गार्डन था और इससे परे बहुत परे पस मंजर में समुंदर का ठाटे मारता पानी और इसमें चलती फिरती कश्तियाँ। सिटिंग एरिया को टेरेस से अलग करने वाली दीवार शीशे की थी, जिसमें चंद एक लकड़ी के पैनल थे
और जो भी सिटिंग एरिया में खड़ा होता वो टेरेस और वहाँ से दूर समुंदर की लकीरें बना किसी दिक्कत के देखा जा सकता था। उस पेंट हाउस के सिटिंग एरिया में उस कैलीग्राफी मुजस्मों और पेंटिंग्स के अलावा दूसरी नुमाया चीज़ इसकी एक वॉल के साथ रखे एक शेल्फ में अवार्ड, ट्रॉफीज़ और शील्ड्स का एक अंबार थी। और इसी शेल्फ के ऊपर दीवार पर लगे हुए बहुत से फ़ोटो फ्रेम्स जिनमें एक मर्द बहुत से फंक्शंस और इवेंट्स में बहुत से नामूर अदाकारों और अदाकाराओं के साथ नज़र आ रहा था। कुछ फ्रेम्स में वो मुख्तलिफ मैगज़ीन्स के सरवक्त पर मुख्तलिफ हेडिंग्स के साथ नज़र आ रहा था। अवार्ड्स और उन फ़ोटो फ्रेम्स की वो दीवार उसकी कैलीग्राफी की दीवार के बिल्कुल सामने थी और दोनों दीवारों के दरमियान मौजूद सिटिंग एरिया में बैठने के लिए मुख्तलिफ शक्लों और किस्मों का फर्नीचर सजा हुआ था। वो ग्लास पेंट हाउस कल्ब मोमिन की वो जन्नत थी जिसके इश्क में वो मुब्तला रहता था और वहाँ होने वाली पार्टीज़ में शरीक होने वाले उसके दोस्त भी। वो इंडस्ट्री का नामूर फिल्म डायरेक्टर था जो एक एड एजेंसी भी चलाता था और कमर्शियल फिल्म्स करने से पहले वो पाकिस्तान की चंद बड़ी एड एजेस- एड एड एजेंसीज के साथ आर्ट डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुका था और इस वक्त वो पाकिस्तान के चंद बेहतरीन नौजवान आर्ट और कमर्शियल फिल्म डायरेक्टर्स में से एक माना जाता था। और इस शेल्फ पर मौजूद शील्ड्स, अवार्ड्स और ट्रॉफीज़ की तादाद जैसे उसके स्टेटस को मज़ीद रेनफोर्स करने के लिए काफ़ी थी। रुशना कदवाई उस वक्त अपने टीवी शो के लिए कल्ब मोमिन का एक इंटरव्यू के लिए उसके साथ पेंट हाउस पर अपने क्रू के साथ मौजूद थी और उस जगह को देखकर वैसे ही ऑस्ट्रक हुई जैसे वह पहली बार आने वाला कोई भी विजिटर हो जाता। उसने कल्ब मोमिन के बारे में जितना सुन रखा था उतनी ही शोहरत उसने इस पेंट हाउस की नाइट पार्टीज़ की भी सुन रखी थी और आज वो बिलाहिर महीनों के बाद कल्ब मोमिन से इंटरव्यू की अपॉइंटमेंट लेने में कामयाब हो गई थी। उसका क्रू इस वक्त सिटिंग एरिया के एक हिस्से को इस इंटरव्यू के लिए मुंतखब करके वहाँ लाइटिंग वगैरह करने और कैमरा एडजस्ट करने में मसरूफ़ था और रुशना का दवाई कल्ब मोमिन के असिस्टेंट के साथ गपशप करने में जिसने उन्हें यहाँ रिसीव किया था जो इस इंटरव्यू के लिए कल्ब मोमिन से कोऑर्डिनेशन कर रहा था। अगली फ़िल्म के लिए ऑडिशन कब से स्टार्ट कर रहे हो तुम लोग? रुशना कदवाई ने मोमिन के असिस्टेंट दाऊद से पूछा था। वो रूटीन की चिट-चैट थी। अगले हफ्ते से शुरू कर रहे हैं, दाऊद ने जवाबन घड़ी देखते हुए कहा। मोमिन आम तौर पर हमेशा वक्त पर आता था। आज वो गैर मामूली तौर पर 10 मिनट लेट था। अच्छा, तो सारी ही कॉस्ट नहीं उठाओगे तुम लोग? रुशना ने मज़ीद कुरेदा। हाँ, वो तो ज़ाहिर है। मोमिन ने अपनी तीनों फ़िल्म्स में अभी तक मेन कास्ट में किसी को रिपीट नहीं किया। दाऊद ने खड़े-खड़े अपने मोबाइल पर मोमिन को टेक्स्ट करते हुए कहा और फिर साथ ही एक्साइटेड अंदाज में रुशना से कहा, ही इज़ हेयर। दाऊद ने पलट कर किसी को सलाम किया और रुशना कदवाई ने बेख्तियार पलट कर देखा था। उस पेंट हाउस का मालिक जितना पिक्चर्स पर परफेक्ट होना चाहिए था, कल्ब में मोमिन वैसे ही लग रहा था। वो धारीदार सफ़ेद और ब्लू स्लिम फिट आधे बाजुओं वाली कॉटन शर्ट और डॉकर्स की खाकी जीन्स में वैसे वाली ही स्टाइलिश टॉम फोर्ड के जूते पहने हुए था और बेहद इनफॉर्मल लिबास में होने के बावजूद एक बेहद फॉर्मल लुक लिए हुए था। रुशना कदवाई के लिए कल्ब मोमिन का चेहरा उससे ना मिलने के बावजूद अजनबी था। वो दर्जनों पार्टीज़ और अवार्ड शोज़ में उसे देख चुकी थी मगर उसके घर पर वो पहली बार उसे देख रही थी और पहली बार उससे डायरेक्ट आमना सामना हो रहा था। कल्ब मोमिन वो था, ये इसने कई लोगों से सुना था मगर वहाँ उसके आमने-सामने खड़े उसे मिलते हुए पहली बार उसकी मकनातीसियत महसूस भी की थी। मैं लेट तो नहीं हुआ? उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए उसने खुशगवार लहजे में रुशना से पूछा था। बहुत ज़्यादा नहीं, वो जवाबन हंसी। वो इसे नर्वस कर रहा था और अपने जर्नलिस्टिक करियर में ये रुशना के साथ-साथ कम-कम ही हुआ था। लाइटिंग ठीक नहीं है। वो रुशना को वहीं खड़ा छोड़कर आगे बढ़ा और अब उस जगह को देख रहा था जहाँ इंटरव्यू के लिए लाइट्स और कैमरास लगाए हुए थे। वो रुशना के किसी रद्द-ए-अमल का इंतज़ार किए बगैर डीओपी के मॉनिटर पर फ्रेम देखने लगा। इससे पहले कि रुशना उसकी टीम में से कोई भी कुछ और कहता, वो लाइट मैन को हिदायत देने लगा। 5 से 7 मिनट बाद उसने मोमिन को दोबारा मॉनिटर पर झुकते देखा और फिर एक लम्हा बाद ही सीधा हो गया। उसने रुशना को मुखातिब किया। अब ये बिल्कुल ठीक है। वो मिस्टर परफेक्शनिस्ट था। ये इसने कई लोगों से सुना था जो इसके साथ इसके एड्स और फिल्म्स में काम कर चुके थे। लेकिन उसका अमली मुज़ाहरा इसने कल्ब मोमिन से अपनी पहली मुलाकात में ही देख लिया था। रुशना कुछ नदामत वाले अंदाज में मॉनिटर की तरफ गई थी। उसकी जगह कोई भी होता तो इस कैफियत का शिकार होता क्योंकि वो ये तवक्का नहीं कर रही थी कि जिससे वो इंटरव्यू लेने जाएगा वो इसी की क्रू का कोई नुक्स पकड़कर उसके सामने रख देगा। मॉनिटर पर फ्रेम पर पहली नज़र डालते ही रुशना मोमिन को दाद दिए बगैर नहीं रह सकी थी। ये वो वाला फ्रेम ही नहीं लग रहा था जो वो चंद लम्हे पहले अपने इस मॉनिटर पर देख कर हटी थी।
कैमरे के एंगल और लेंस की मामूली एडजस्टमेंट और एक दो लाइट्स की दोबारा से प्लेसमेंट ने उस फ्रेम को बिल्कुल बदल दिया था। मोमिन अपने काम का माहिर था, उसे ये बात मानने में इस लम्हा कोई आद नहीं था। वो खड़े होकर इससे बात करना चाहती थी और इसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी, मगर पलटने पर उसने इसे वहाँ से बहुत देर दाऊद के साथ गुफ्तगू करते हुए पाया, यूँ जैसे उसे पता था कि उसने फ्रेम में कोई हामी होगी ही नहीं और उसे इसके तारीफ़ी रिमार्क्स की भी ज़रूरत ना हो। वो काबिल रश्क हद तक पुरएतमाद था। रुशना को हाथ में पकड़े इंटरव्यू के लिए तैयार किए गए सवालनामा को देखने की ज़रूरत महसूस हुई। वो नहीं चाहती थी वो इसमें से किसी भी सवाल पर कोई एतराज़ करता। क़ल्ब मोमिन, फ़िल्म इंडस्ट्री में आपका करियर ही केम ही सॉ ही कनक्वर्ड की बेहतरीन मिसाल करार दिया जा सकता है। क्या आपके लिए सब कुछ इतना आसान रहा? वो बाहर इंटरव्यू के लिए बैठ गए थे और इब्तदाई चिट-चैट के बाद रुशना कदवाई ने उससे पहला अहम सवाल किया था। सवाल करते हुए उससे नज़र मिलने पर रुशना कदवाई को एहसास हुआ कि क़ल्ब मोमिन की आंखें बेहद तेज़ और चमकदार थीं और उससे नज़र मिलाकर बात करते रहना किसी के लिए भी मुश्किल हो सकता था। क़ल्ब मोमिन, वो अगर एक लफ्ज़ में दोबारा कह बैठकर बयान करती तो वो लफ्ज़ एतमाद होता। इसने इंडस्ट्री के बहुत कम लोगों में इतना एतमाद देखा था कि वो दूसरे को कन्फ्यूज़ करना शुरू कर देता था। टांग पर टांग रखे कुर्सी के दोनों बाजुओं पर हाथ रखे उसने रुशना का सवाल सुना, मुस्कुराया और फिर कहा, इससे भी ज़्यादा आसान रहा है मेरा सफ़र। मैं मानता हूँ मैं खुशकिस्मत रहा हूँ, ना इस फील्ड में आने के लिए मुझे किसी मुखालफत का सामना करना पड़ा। इसने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया था। रुशना ने उसके बारे में बहुत कुछ सुना था और उसमें एक बात यह भी थी कि वो फ्लर्ट था, मगर अब तक मोमिन के साथ बातचीत में उसे मोमिन के किसी अंदाज में उसके फ्लर्ट होने का इशारा नहीं मिला था। वो उससे बेहद जेंटलमैनली तरीके से मुखातिब हो रहा था। इसके जवाब के दौरान रुशना गदवाई का जहन कहीं और मसरूफ़ था। उसके खामोश होने पर भी वो चंद लम्हे उसे देखती रही, यूँ जैसे उसके मज़ीद कुछ कहने की मुंतज़िर हो, लेकिन फिर उसे अंदाज़ा हो गया कि वो बात ख़त्म कर चुका था। उसके अगले सवाल का मुंतज़िर था। आपकी फ़ैमिली में से कोई और भी इस फील्ड में है? रुशना को अगला सवाल वैसे ही याद था। कोई नहीं, कटाक से जवाब आया और इस सवाल के साथ ही रुशना कदवाई के लिए इंटरव्यू के सबसे दिलचस्प हिस्से का आगाज़ हुआ था। अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं, कहाँ पैदाइश हुई, कौन कौन है आपकी फ़ैमिली में? रुशना ने जितनी दिलचस्पी से ये सवाल किया था, जवाब का आगाज़ उतनी ही गैर दिलचस्पी से दिया गया था। मेरी पैदाइश तुर्की में हुई। फ़ादर का ताल्लुक तुर्की से था और मदर का पाकिस्तान से। बहन भाई कोई नहीं है और दोनों की डेथ हो चुकी है। रुशना उसके जवाब पर बेहतियात चौंकी। ओह, इसीलिए आपके फीचर्स इतने देसी नहीं हैं। मीडिया में भी ज़्यादा लोगों को ये पता नहीं होगा कि आपके पेरेंट्स का ताल्लुक तुर्की से है। कितना अर्सा रहे आप तुर्की में? बचपन तकरीबन सारा ही वहाँ गुजरा। नौजवानी का कुछ हिस्सा उसके बाद मैं अमेरिका चला गया था। हाई स्कूल के बाद तकरीबन 6-7 साल वहाँ रहा और 7-8 साल से अब पाकिस्तान में हूँ। वो बेहद संजीदगी से बता रहा था। रुशना को उसकी संजीदगी समझ में नहीं आई थी। पेरेंट्स में से कोई और मीडिया या फ़ाइन आर्ट से मुंसलिक रहा? वो इस बार चंद लम्हों के लिए उसके सवाल पर खामोश रहा। फिर उसने कहा, मेरे फादर एक कैलीग्राफर थे। वेरी इंटरेस्टिंग। रुशना कहे बगैर नहीं रह सके, मगर मैं बहुत छोटा था जब उनकी डेथ हो गई। और आपकी मदर? रुशना ने बेसाख्ता पूछा। मोमिन बेसाख्ता चौंका। फिर उसने इसी रवानी से कहा, वो हाउसवाइफ थी। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये आपके फादर टर्किश थे और मदर पाकिस्तानी और उनकी शादी हुई। क्या ये लव मैरिज थी? रुशना पूछे बगैर नहीं रह सकी और उसने पहली बार मोमिन के माथे पर चंद बल देखे। फिर उसे कहते सुना, इंटरव्यू मेरा है ना? जी जी, आप ही का है। रुशना गड़बड़ाई। तो मेरे बारे में ही बात कीजिए, मोमिन ने अगला जुमला कहा। रुशना ने उसकी साफ़गोई के बारे में भी सुना था, मगर उसका इतना बरवक्त इजहार वो तवक्का नहीं कर रही थी। कैलीग्राफी से कमर्शियल फ़िल्म मेकिंग तक ट्रांजिशन या सफ़र, आप इसे जो भी कहें, ये कुछ अजीब है। वो मोमिन से पूछे बगैर नहीं रह सकी। मोमिन के माथे पर वो बल दोबारा आए थे। कैलीग्राफी से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं, वो मेरे फ़ादर करते थे। मैं अमेरिका से फ़िल्म मेकिंग ही पढ़ कर आया हूँ और शुरू से फ़िल्म मेकिंग ही कर रहा हूँ। सिर्फ फ़र्क ये है कि पहले वो एड फ़िल्म्स थी, अब कमर्शियल। इसने तफसील से बताया। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा कि अगर आपके फ़ादर कैलीग्राफी करते थे तो यकीनन मजहबी असर होगा आपकी फ़ैमिली में, और इसने पहली बार रुशना को इंटरव्यू के दौरान ही टोक दिया था। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि ये इंटरव्यू मेरे बारे में है, तो आप सवालों का फोकस मुझ पर ही रखें। मेरे पेरेंट्स क्या करते थे और क्या नहीं, इंटरव्यू इसके बारे में नहीं है। रुशना को समझ नहीं आई वो किस बात की वजह से इरिटेट हुआ था। उसने उसके माँ बाप के हवाले से कोई काबिल एतराज़ सवाल नहीं किया था, मगर वो इस वक्त क़ल्ब मोमिन से आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकती थी। उसके पास वक्त महदूद था और सवाल नामहदूद। आपकी फ़िल्म्स में ग्लैमर की भरमार होती है, औरत को एक ऑब्जेक्ट के तौर पर पेश किया जाता है। ज़्यादातर क्रिटिक्स का कहना है कि अगरचे आपकी फ़िल्म विजुअली एक मास्टरपीस की तरह होती है
और जितनी खूबसूरती से आप अपनी हीरोइन को फुल फिल्म स्क्रीन पर एक डीवा के तौर पर एक्सपोज करते हैं, इंडस्ट्री का कोई और डायरेक्टर नहीं कर सकता। आप अपनी हीरोइन को ऑब्जेक्ट ऑफ फैंटेसी बना देते हैं। इसने रुशना को दोबारा टोका और कहा, आपका सवाल क्या है वो पूछें, क्रिटिक्स क्या कहते हैं वो मैं जानता हूँ। रुशना ब्लश हुई, इसे अंदाज़ा नहीं था वो इससे इस तरह टोकेगा। मेरा सवाल ये है कि आपकी फ़िल्म्स क्रिटिक्स की नज़र में चीप एंटरटेनमेंट के सिवा कुछ नहीं, वो आपकी नज़र में क्या है? रुशना ने ना चाहते हुए भी इस बार रूड हुई थी। और ये क्रिटिक्स वो लोग हैं जो दूसरों की हिट फिल्म्स पर अपने फ्लॉप रिव्यूज़ लिख लिख कर 5 मिनट के लिए फेमस होना चाहते हैं। इसका वैसे ही लोहा तोड़ जवाब आया था। मेरी नज़र में मेरी फिल्म्स मेरे लिए ऑब्जेक्ट ऑफ फैंटेसी हैं। मैं वो बनाता हूँ जो मुझे एंटरटेन करता है, और वो अच्छी हैं या बुरी इसका फ़ैसला बॉक्स ऑफिस करता है, क्रिटिक्स के टोक और 3 स्टार रिव्यूज़ नहीं। इसने बात जारी रखते हुए कहा, आप जो भी कहें ये बात तो एक फैक्ट है। आप अपनी फिल्म्स में औरत को एक ऑब्जेक्ट के तौर पर पेश करते हैं। वो एक बार भी डॉल से ज़्यादा कुछ नहीं होती। ग्लैमर ग्लैमर ग्लैमर। रोशना ने अपनी बात पर इसरार करते हुए कहा, कल्ब मोमिन की साफ़गोई ने एकदम जैसे उसे भी बेहद साफ़गो बना दिया था। ये कल्ब मोमिन नहीं करता, ये पूरी दुनिया की फ़िल्म इंडस्ट्री करती है। 80% फिल्म्स औरत ही के गिर्द घूमती हैं, इसके जिस्म, उसकी खूबसूरती, उसके ग्लैमर के गिर्द। मैं वो आर्ट फिल्म्स बनाना नहीं चाहता जिसको देखने के लिए क्रिटिक्स भी सिनेमा नहीं जाए और सिर्फ ट्रेलर देख देख कर वर्ल्ड क्लासिक करार देते हैं। आप बहुत ब्लंट हैं, विश्वनाथ ने कहे बगैर नहीं रह सकी। ये हामी है क्या? उसने फ़ौरन पूछा। नहीं, मैं जानती हूँ ये आपकी कामयाबी की इनायत है। कामयाबी में हर शख्स ब्लंट होता है, रुशना ने कहा। वो इस बार मुस्कुराया। उसने कहा, मैं नाकामी में इससे ज़्यादा ब्लंट हूँगा, डोंट वरी। रुशना भी मुस्कुरा दी थी। अब अगर कामयाबी के बारे में बात शुरू हो गई है तो आप बताएं, आपके नज़दीक कामयाबी क्या है? कामयाबी वो है जो सर चढ़ कर बोले, जिसके बारे में मैं नहीं दुनिया बात करे। लोग आप जैसा बनने के लिए आपसे जेलस हों। मैं एनवी की बात नहीं कर रहा, चेल्सी की बात कर रहा हूँ। स्टेज पर आप खड़े हों और नीचे दुनिया का हर शख्स आपका दुश्मन। रुशना को लगा वो मजाक कर रहा है, मगर उसके चेहरे का इत्मीनान रुशना के इस अंदाज की नफ़ी कर रहा था। कामयाबी की मुद्दत होती है और मुद्दत गुजर जाती है, रुशना ने जैसे उसे याद दहानी कराई। फिर दुश्मनों और हासिदीन के इस ग्रोह का आप क्या करेंगे? फिर ये मेरे साथ नहीं होंगे, अगले कामयाब आदमी के पीछे होंगे। वो इसी तरह इत्मीनान से मुस्कुराया। रुशना उसकी हाजिर जवाबी से महजूज हुई। आज अवार्ड्स हो रहे हैं और आप और आपकी फिल्म नॉमिनेटेड हैं, क्या तवक्कात हैं? रुशना ने आखिरी सवाल किया। आई विल विन ऑल। कल्ब मोमिन ने उसी पर एतमाद लहजे और गहरी मुस्कुराहट के साथ कहा, जो रुशना को इसके शनाख्ती निशान लगी थी। और अगर ना जीत सके तो? वो पूछे बगैर नहीं रह सकी। आई विल बॉयकॉट द अवार्ड्स। उसी रवानी और इत्मीनान से जवाब आया। ये फेयर प्ले तो नहीं है, रुशना ने बेसाख्ता कहा। मैं फेयर प्ले पर यकीन भी नहीं रखता। कल्ब मोमिन ने मुस्कुराते हुए अपने कॉलर से माइक उतारते हुए कहा, एंड द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड गोज़ टू कल्ब मोमिन फॉर मेरी जान। हाँ, एक थंडरस अपलॉज से गूंज उठा था। छत में लगी स्पॉटलाइट्स ने फ्रंट सीट पर बैठे बेहद तीखे नैन नक्श और सफ़ेद रंगत वाले 6 फुट से निकलते कद के मालिक कल्ब मोमिन को फोकस किया, जो अब निशित से खड़े होते हुए अपनी ब्लैक डिनर जैकेट के बटन बंद करते अपने दाएं बाएं बैठी अपनी फिल्म की कॉज से हाथ मिलाते, गले लगाते, हाई फाइव बनाते स्टेज की सीढ़ियों की तरफ जा रहा था। उसके अकब में इस हॉल में बैठी हर उम्र की अदाकारा की नज़रों को मकनातीस की तरह अपने वजूद के साथ खींचते हुए ले जा रहा था। ये नामुमकिन था कि कल्ब मोमिन उन सब की तवज्जो का मरकज़ न बनता। वहाँ उस हॉल में बैठी हर वो एक्ट्रेस जो इसके साथ काम कर चुकी थी, वो इसके लिए तालियां बजाती, उसे चीयर करती, इंडस्ट्री के सबसे कामयाब नौजवान फिल्म डायरेक्टर को अपनी सपोर्ट का यकीन दिला रही थी और उसके साथ काम करने की ख्वाहिशमंद हर नौजवान अदाकारा उसके लिए तालियां पीटते जैसे उसकी मरकज़ नगाह बनना चाहती थी। वो अब स्टेज पर पहुँच कर रिवॉर्ड रिसीव करने के बाद रोस्ट्रम के पीछे खड़ा तालियों के थमने के इंतज़ार में था, जो बजती ही चली जा रही थी, और वो कुछ मिस्चीवियस मुस्कुराहट के साथ हाथ में पकड़ा अवार्ड रोस्ट्रम पर धड़े अपने मुंह के सामने दुरुस्त करने में मसरूफ़ था। वो रात कल्ब मोमिन की रात थी और पिछले 3 साल से पाकिस्तान के उस सबसे बड़े फिल्म अवार्ड शो की हर रात कल्ब मोमिन ही के नाम ठहर रही थी, और किसी के लिए वहाँ बैठे ये कोई अजनबी की बात नहीं थी। तालियों की गूंज बिलाहर थमी तो कल्ब मोमिन ने बात शुरू की। अमेरिकन लबो लहजे में बोले जाने वाले इंग्लिश में उसने वहाँ बैठे लोगों को शुक्रिया अदा किया, अपने और अपनी फिल्म के लिए पॉपुलर वोट देने वाले लोगों का शुक्रिया अदा किया, अपनी कास्ट का शुक्रिया अदा किया, और इसके बाद उसने अवार्ड शो की इंतज़ामिया पर बिजली गिराते हुए अवार्ड
अवार्ड्स की ज्यूरी को बुरी तरह दिकदार किया, क्योंकि इस साल पहली बार उसकी फ़िल्म तमाम नॉमिनेशंस नहीं जीत सकी थी। बेस्ट टाइटल ट्रैक कल्बे मोमिन के दरीना हरीफ एहसन मलिक की फ़िल्म को दे दिया गया था। न सिर्फ ये बल्कि बेस्ट सिनेमाटोग्राफी का अवार्ड भी उसकी फ़िल्म को दिया गया और कल्बे मोमिन ये हज़म नहीं कर सका था। उसके लिए जीतने वाले 6 अवार्ड से ज़्यादा अहम हारने वाले 2 अवार्ड्स थे। स्टेज पर खड़ा वो अवार्ड शो की इंतज़ामिया और जूरी दोनों की बुरी जजमेंट पर एतराज़ नहीं कर रहा था। वो इनकी पार्शियलिटी की बात भी कर रहा था और हॉल को इस वक्त सांप सूंघा हुआ था। वो अवार्ड शो लाइव नहीं जा रहा था, वरना उस शो की इंतज़ामिया जो एक मल्टीनेशनल कंपनी से मुंसलिक थी, उसके हाथ पांव फूल जाते। वो बड़ी आसानी से अवार्ड शो को एडिट करके कल्बे मोमिन की तनकीद वाला हिस्सा हज़्फ कर सकते थे, मगर कल्बे मोमिन की इतनी खुली तनकीद और वो भी इस पूरी इंडस्ट्री के सामने, जिसमें से कोई भी उस अवार्ड शो के इंतज़ामिया के सामने मुँह तो क्या ज़ुबान भी नहीं हिला सकता था। उस कंपनी के बैक स्टेज और फ्रंट रो में बैठी हुई इंतज़ामिया को हज़म नहीं हुई थी, मगर कोई माई का लाल इंडस्ट्री के सबसे तगड़े और कामयाब डायरेक्टर को चुप करवाने की कोशिश नहीं कर सकता था। कल्बे मोमिन ने यह तकरीर ख़त्म करने के बाद अपना अवार्ड उठाकर स्टेज की सीढ़ियों की तरफ वापस जाना शुरू किया, तो न सिर्फ हॉल में एक बार फिर तालियों की शोर गूंजने लगा, बल्कि इंतज़ामिया की जान में जान भी आ गई थी। स्पॉटलाइट स्टेज से उसकी सीट तक उसके सफ़र को तब तक कवर करती रही जब तक वो दोबारा अपनी कुर्सी पर ना बैठ गया, और तालियां तब तक बजती रहीं जब तक स्टेज पर अगली कैटेगरी की अनाउंसमेंट ना शुरू हो गई थी। वो सब जो कल्बे मोमिन स्टेज पर कह कर आया था, सिर्फ कल्बे मोमिन ही कह सकता था, और वो इंतज़ामिया सिर्फ कल्बे मोमिन से ही सुन सकती थी। कल्बे मोमिन अपनी सीट पर आकर बैठा तो हॉल में बैठे हुए बहुत से अदाकारें अपनी सीटों से उठकर इसके करीब आकर उसे मुबारकबाद देने लगे थे। वो इस वक्त वहाँ बादशाह की तरह बैठा हुआ था, और ये मुमकिन नहीं था कि बादशाह के लिए ताली न बजाई जाए। मोमिन मोमिन, कोई मसला हो गया? इस मल्टीनेशनल कंपनी की अहम खातून ओहदेदार तकरीबन भागती हुई फूले सांस के साथ मोमिन की सीट पर पहुंची थी। वो बेहद माजरत ख्वाहाना और मदाखाना अंदाज में अपनाए हुए थे, और इन 2 अवार्ड्स को जो कल्बे मोमिन की फ़िल्म के बजाय एक दूसरी फ़िल्म को दिए गए थे, उसके लिए वो वज़ाहतों पर वज़ाहतें दे रही थी। स्टेज पर अगली कैटेगरी से पहले एक परफॉर्मेंस का ऐलान हो रहा था, और फ्रंट रो में कल्बे मोमिन को सफाइयाँ और वज़ाहतें देते हुए इस ब्रांड से मुंसलिक लोगों का हाल बुरा हो रहा था। आखिरी अवार्ड सेट फ़िल्म का था, और वो अवार्ड अगर कल्बे मोमिन के अलावा किसी दूसरी फ़िल्म को मिलता, तो कल्बे मोमिन वहाँ खड़े-खड़े इंतज़ामिया को सूली पे लटका देता। वो मुतकब्बिर था। मुतकब्बिर छोटा लफ्ज़ था, मुंतकिम मज़ाज था, और उसे अपना हक समझता था। ज़ोर-दरंश था और इसे ज़रूरी समझता था। अपने आर्ट को सबसे बढ़तर समझता था और अपने टैलेंट को लासानी। वो इस इंडस्ट्री के लोगों के साथ वही करता था जो इस इंडस्ट्री के लोग कम कामयाब लोगों के साथ करते थे। फ़िल्म इंडस्ट्री नाम की पूजा करती है, और कल्बे मोमिन का नाम ही काफ़ी था। फ़िल्म इंडस्ट्री कामयाबी के सिक्के के अलावा किसी और सिक्के को नहीं मानती थी, तो इस सिक्के पर आज कल्बे मोमिन का नाम और शबीहा को दी हुई थी। फ़िल्म इंडस्ट्री अगर सितारा परस्त थी, तो कल्बे मोमिन के अलावा पिछले 3 साल में आसमान पर किसी डायरेक्टर का सितारा नहीं चमका था। तो कल्बे मोमिन को अगर घमंड होता तो क्यों ना होता? वो अगर हर अवार्ड को छीन कर भी ले जाता तो क्यों ना ले जाता? वो नाज़ नखरा दिखाता तो क्यों ना दिखाता? जब उसकी हर फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर बिज़नेस के नए रिकॉर्ड्स बना रही थी और हर प्रोड्यूसर उसके साथ फ़िल्म फाइनेंस करने के लिए पागल हो रहा था। हर अदाकार और अदाकारा उसके काम करने के लिए उसके ऑफिस के चक्कर काट रहे थे। अगर अरूज हुमा था, तो ये हुमा कल्ब मोमिन के सर पर बैठा हुआ था। वो अपनी लाइन्स कब से याद के अब सीट पर हीरोइन के इंतज़ार में टीम के दूसरे लोगों की तरह बैठी थी। ये उस सीट पर तकरीबन रोज़ का मामूल था। सानवी किरदारों में काम करने वाले वक्त से भी बहुत पहले सीट पर मौजूद होते हैं, और मरकज़ी किरदार करने वालों में से कोई न कोई डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को अपनी अदम मौजूदगी से खपा रहा होता है। सीट के एक कोने में वो सानवी किरदार करने वाली चंद दूसरी लड़कियों के साथ बैठी थी। सीट पर चाय दी जा रही थी, और वह सभी अपना-अपना चाय का कप पकड़े इस कोने में गपशप में मसरूफ़ थी। उनकी गपशप अपने करियर के बारे में, उनकी प्लानिंग्स, उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स और हाल में मुख्तलिफ सीट्स पर होने वाले तजुर्बात के अलावा बड़े स्टार्स के बारे में सुनी-सुनाई अफ़वाहों को चश्मे-दीद रिपोर्ट में तब्दील करके पेश करना होता था। मसालेदार चटपटी खबरें जिन्हें सुनाकर उन्हें ये तसल्ली रहती थी कि सब इंसान ही हैं और सब घड़े खोदते इनमें गिरते रहते हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। इस वक्त भी ऐसा ही एक गॉसिप सेशन हो रहा था, और मोमिना चुपचाप बैठी चाय की चुस्कियां लेते हुए वह सब खबरें सुन रही थी, जो इसके कानों से कहीं आगे दिमाग में रजिस्टर ही नहीं हो रही थी। दिमाग में अपने ही बिखेरे थे अपने ही मसले, और वहाँ बैठकर चाय पीते हुए इनकी बातें सुनते हुए वो पूरे महीने का घर का बजट बनाती रहती थी।
और जहांगीर के अखराजात। उसने कुछ फासले पर खड़े डायरेक्टर को एकदम फ़ोन पर उस सीरियल की हीरोइन से बात करते सुना, जो आदतन लेट थी और जिसके साथ मोमिना का अगला सीन था। और उस एक सीन के लिए मोमिना सुल्तान सुबह से आकर बैठी हुई थी और हीरोइन नादार। निशा एक और घंटा लेट हुई ना तो पूरा दिन ज़ाया हो जाएगा हमारा। 4 घंटे के लिए आऊँगी तो कितने सीन्स निकालेंगे हम? प्लीज़ आ जाओ अब। प्रोड्यूसर ने मुझे पागल कर रखा है यहाँ, प्लीज़। मोमिना ने डायरेक्टर को तकरीबन बेचारगी के आलम में गिड़गिड़ाते सुना था। वो अब फ़ोन बंद करके असिस्टेंट से कह रहा था, आ रही है निशा, तुम रिहर्सल करवाओ। असिस्टेंट ने कुछ झुंझलाकर डायरेक्टर से कहा था, कितनी रिहर्सल्स करवाऊँ? सुबह से रिहर्सल्स ही हो रही हैं। मोमिना ने असिस्टेंट को भी झुंझलाते देखा और चाय का खाली कप इकट्ठे करते स्पॉट बॉय को सौंप दिया। बस हमें बिठा छोड़ते हैं 3-3 घंटे के लिए, इसने अपने बराबर बैठी एक एक्स्ट्रा लड़की को कहते सुना। किस्मत कहते हैं इसे। इसने दूसरी का जवाब सुना। वो एक खामोश तमाशाई थी और ऐसे मौक़ों पर तो जैसे उसके सारे लफ्ज़ ही कहीं गुम हो जाते थे। किसी भी सेट पर सबसे बेज़र वजूद मोमिना सुल्तान ही का होता था। उसकी किसी चीज़ के बारे में कोई राय नहीं होती थी। होती भी तो वो इसकी ज़ुबान से बाहर नहीं आती थी। शिकायत करने की उसे आदत कभी रही नहीं थी और अब इन हालात में शिकायत करने वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकती थी और वक्त उसके पास बहुत था। आज इन दोनों में से एक था जब उसे एक सेट से दूसरे सेट पहुंचने के लिए भागना नहीं था। ये पहला सीरियल था जो वो कर रही थी और इसे सीरियल करना कहना शायद कुछ लफाजी होता। वो हीरोइन के एक दोस्त का रोल कर रही थी जिसके पास सिर्फ 12 सीन थे 24 एक साथ के इस सीरियल में। सेट पे एकदम कलबली मच गई थी। वो हीरोइन बिलाहिर आन पहुंची जिसका इंतजार हो रहा था। मोमिना ने भी सुकून का सांस लिया था। अब बिलाहिर वो सीन करवा कर घर जा सकती थी। मोमिना आकर रिहर्सल करो, तुम्हारा सीन होगा पहले, असिस्टेंट ने इसे पुकारते हुए कहा। वो बरक़्रफ़्तारी से उठी और सीट के उस हिस्से में चली गई जहाँ निशा अपने बाल बनवा रही थी। वो मेकअप करवा कर आई, इसलिए डायरेक्टर होश था कि वक्त बच गया था। हाय, इसने मोमिना के सलाम के जवाब में एक हल्की मसनूई मुस्कुराहट के साथ कहा और साथ जमाई लेते हुए असिस्टेंट से कहा, चाय पिला दो ताकि आंखें तो खुलें मेरी। असिस्टेंट ने बिजली की रफ्तार से स्पॉट बॉय को दोहराया। हाँ, बाल ठीक हैं अब मेरे, बाई करने पर डालो, निशा मेकअप आर्टिस्ट से कह रही थी और आईने में अपना चेहरा देखते हुए लिपस्टिक भी देख रही थी। डायलॉग्स याद हैं आपको? असिस्टेंट को मोमिना को खड़े देखकर अचानक याद आया कि उसे किस लिए बुलवाया गया है। डायलॉग्स क्या घर से याद करके निकलूंगी मैं? मैंने तो स्क्रिप्ट देखा तक नहीं, अभी बस ये पता है कि रोल क्या है मेरा। निशा ने उसी बेजार और तीखे अंदाज में जवाई लेते हुए कहा। वो पिछली रात ही बैरून मुल्क से छुट्टियां गुजार कर आई थी और अब अगली सुबह ही सेट पर आकर शूटिंग करवाना। वो अपनी बेजारी को बिल्कुल जस्टिफाइड समझ रही थी। मोमिना, तुम ज़रा लाइन्स दोहराओ अपनी। मैं मैडम की दोहराता हूँ, असिस्टेंट ने मोमिना से कहा था। निशा असिस्टेंट पर तपी। चाय तो पीने दो मुझे, आर्टिस्ट हूँ मैं और वो भी सीरियल की मेन लीड। मजदूरों की तरह ट्रीट मत करो मुझे। मोमिना और असिस्टेंट एक दूसरे को देखकर चंद लम्हों के लिए हक्का बक्का हो गए। असिस्टेंट ने फौरी तौर पर निशा से माजरत करना शुरू कर दी थी। वो इस फील्ड में बगैर गलती के इन माजरतों का इतना आदी हो चुका था जैसे किसी झगड़ालू ससुराल में आने वाली गरीब खानदान की बहू जिसकी जुबान पर सलाम के बगैर पहला जुमला माफ कर दे होता है। निशा का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ। वो अब चाय की चुस्कियां ले रही थी और मोमिना अब भी खड़ी थी, स्क्रिप्ट हाथ में लिए। अच्छा, ज़रा दोहराओ मेरी लाइन्स। इसने बिलाहिर चाय का कप खाली करके स्पॉट बॉय को थमाया। मेकअप आर्टिस्ट से एक बार फिर ब्रश और पफिंग करवाई और फिर असिस्टेंट से पूछा जो तोते की तरह इसके जुमले दोहराने लगा था। 15 मिनट वो उसे जुमले याद करवाता रहा और मोमिना वही खड़ी देखती रही। वो पिछले आधे घंटे से बगैर मकसद के वहाँ खड़ी थी, लेकिन वो किसी से निशा की तरह ये नहीं कह सकती थी कि उसे बिला वजह क्यों खड़ा किया गया है, जबकि सीन अभी तैयार ही नहीं है। वो सानवी किरदार थी, अपनी हैसियत और औकात जानती थी और ये नहीं चाहती थी कि डायरेक्टर और असिस्टेंट निशा की सारी फ्रस्ट्रेशन उस पर उतारें। 15 मिनट बाद बिला आहिर निशा को डायलॉग याद हो गया और अब वो सीन के लिए तैयार थी। एक्शन की क्यू के साथ ही मोमिना ने अपनी लाइन्स बोलना शुरू कर दी। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम इस तरह के इल्ज़ामात नहीं लगा सकते मुझ पर, वो भी सफाई का मौका दिए बगैर। उसने निशा की आंखों में आंखें डालते हुए अपने डायलॉग्स बोले। वो एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी। मेरे बस में हो तो तुम्हें जान से मार दूँ, निशा ने जवाबन गुस्से में कहा। मोमिना ने एकदम उसके हाथ पकड़े और अपनी गर्दन तक लाते हुए बेहद जज्बाती अंदाज में कहा, मार दो, अगर मेरे मर जाने से दोस्ती बच जाती है तो मुझे ये भी कबूल है। निशा ने उससे हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? इतना बड़ा राज। कट करें। निशा अपने डायलॉग्स आखिरी मिनट में भूल गई और इसने एकदम सीन कट करवाया था। डायरेक्टर और डीओपी के एहतियार झुंझलाए गए।
सीन ख़त्म होते हुए ख़राब हो गया था। डायलॉग दोहराओ मैडम के। डायरेक्टर ने असिस्टेंट से कहा, मगर इससे पहले कि असिस्टेंट कुछ कहता निशा ने बेहद हल्की से कहा, डायलॉग्स हैं ही बकवास मेरे, सारी लाइंस इसको दी हुई हैं, मुझे बस इतना बड़ा राज देकर बिठाया हुआ। डायलॉग्स कम करें इसके डायरेक्टर साहब, वो मेरा सीन खा रही है, आपको नज़र नहीं आ रहा? मोमिना हक्का बक्का खड़ी थी और ऐसा ही हाल क्रू और डायरेक्टर का था। मोमिना का ख्याल था वो अपने डायलॉग्स भूलने की वजह से शर्मिंदगी में ये सब कह रही है। उसे अंदाज़ा नहीं हुआ था कि वो इसकी इस परफॉर्मेंस और एक्सप्रेशन से परेशान हुई थी। निशा नई नई 2 फिल्म्स करके आई थी। सीरियल करते करते और फिल्म की तरह वो भी आते ही मुकाबले के डायलॉग कटवाने बैठ गई थी। ये स्टार पावर थी और मोमिना बेचारगी के आलम में सीन फ्रेम के अंदर वैसे की वैसे ही खड़ी थी। थोड़ी दूर डीओपी मॉनिटर पे इसी फ्रेम की फुटेज डायरेक्टर को दिखाते हुए कह रहा था, मैं आपकी जगह होता तो मोमना ही को कास्ट कर लेता। निशा ठीक कह रही है, वो इसका सीन खा रही है, वो सबका सीन खा जाती है, चाहे बहन बनाकर खड़ा कर दो चाहे नौकरानी। मोमना के एक्सप्रेशन के सामने कोई नहीं ठहर सकता। डीओपी से दाद दे रहा था और बहुत खुले दिल से दे रहा था, जबकि डायरेक्टर परेशानी से उसे कह रहा था, पता है मुझे परफॉर्मर है, मगर वो निशा ब्रांड है। सीरियल ब्रांड नेम से बिकता है, परफॉर्मेंस से नहीं। मैं लाता हूँ मना कर निशा को। ताहिर तुम स्क्रिप्ट देखो, मोमिना की लाइंस कम कर दो, बल्कि निशा मैडम के पास ले आओ, खुद ही कम कर देंगी। मोमिना ने इतनी दूर से भी असिस्टेंट और डायरेक्टर के दरमियान बुलंद आवाज़ से होने वाली गुफ्तगू सुन ली थी। गुफ्तगू को इसके कानों तक न पहुँचने की कोशिश भी नहीं की गई थी। इंडस्ट्री में इज्जत, नखरा और अना सिर्फ मेन लीड की देखी जाती है, बाकी सब ये चीज़ें घर छोड़कर सेट पर आते हैं। किसी सीनियर एक्ट्रेस ने एक बार मोमिना से कहा था और मोमिना को वो बात याद आई थी। उसके घर की एक गली हासी तवील, तंग, टूटी फूटी और बेहद गंदी थी। ना वहाँ कोई कूड़ा उठाने आता था और न नाली साफ करने। और ये काम उस दिन होता जब मकीनों के जमादारों से लड़ाई झगड़ा गाली गलौज होती और फिर मोहल्ले वाले मिलकर जमादार के खिलाफ दरख्वास्त देते और उस दिन म्यूनसिपल कमेटी किसी न किसी को सफाई के लिए भेज देती। ये सालों से हो रहा था। न जमादार की डिठाई में तब्दीली आई, न मोहल्ले वालों की साबित कदमी और बेनियाजी में। वो 8 घंटे की शिफ्ट में सिर्फ 2 सीन करवा सकी और 3 बसें बदल कर थकी हारी अपनी गली में शाम से कुछ पहले दाखिल हुई थी। नींद से आंखें पोचल हो रही थी और एक लम्हा को इसका दिल चाहा वो इसी गली में सोने के लिए लेट जाए और अगली सुबह और गली में अगर जगह जगह से गंदगी नजर ना आती हो तो शायद वो ये कर भी बैठती। आज उसकी जहनी हालत कुछ ऐसी ही थी। सामने से आते झूमर ने इसे देखते ही तालियां बजाकर अपनी खुशी का इजहार किया। हमारी हीरोइन आ गई। वो मुस्कुरा भी नहीं सके। इस मोहल्ले में फ़िलहाल उसके अलावा कोई भी टीवी में काम करने में कामयाब नहीं हुआ था, इसीलिए झूमर उसे बिला वजह मोहल्ले की शान बनाए बैठा था। अस्सलाम वालेकुम मोमना बाजी, मैं कैसी लग रही हूँ? उसने मोमना को सलाम करते ही जैसे ही इसे अपनी तैयारियों की दाद लेना चाहिए। हमेशा अच्छी लगती हो झूमर, इसने गौर किए बगैर उसे कहा। वो रुककर मज़ीद बातचीत नहीं करना चाहती थी। झूमर की ख्वाहिश रहती थी। बस मोमना बाजी, आप स्टार हैं तो नज़र भी आपकी स्टारों वाली है। बाकी इस मोहल्ले में तो कोई आप जैसा है ही नहीं, इसीलिए तो आप पर इतना भरोसा करती है झूमर। झूमर ने बोलना शुरू किया, अपना दुपट्टा गले में सीधा करते और बालों में उंगलियां फेरते। इसे ये ख्याल ही नहीं रहा कि मोमना उसके पास खड़ी भी नहीं है और जब इसने देखा मोमना जा चुकी थी। मोमिना, मोमिना, वो अपने घर के दरवाजे से अभी बहुत फासले पर थी जब अपने अकब में किसी को अपना नाम पुकारते सुना। वो बेख्तियार पलटी। एक मिडल एजड छोटे कद और भारी वजूद की औरत फूले हुए सांसों के साथ उसकी तरफ आ रही थी। वो मालिक मकान थी और बहुत देर से उसका ताकुब कर रही थी। उसके चेहरे पर नज़र पड़ते ही मोमिना को याद आया कि उसने अभी इस महीने का किराया देना था। जहन में कोई बहाना ढूंढते हुए इसने मालिक मकान को सलाम किया, जो अब इसके करीब आ गई थी। अस्सलाम वालेकुम मजरा बाजी। वालेकुम सलाम। उफ, तुमने तो दौड़ लगवा दी। कब से आवाज़ें दे रही हूँ तुम्हें, पर मजाल है तुमने पीछे पलट कर देखा हो। इस औरत ने बड़ी खुशदिली से सलाम का जवाब देते हुए गिला किया। बड़ी माजरत, मैंने आवाज़ सुनी नहीं आपकी, मोमिना ने मालिक मकान से कहा। हाँ हाँ भाई, स्टार हो तुम, कहाँ सुनोगी हमारे जैसों की आवाज़। सरिया से कह रही थी, क्या एक्टिंग करती है तुम्हारी बेटी माशाल्लाह। सोप देख रही हूँ तुम्हारा। अज़रा ने फूली सांस बहाल बगैर इसकी तारीफ़ें शुरू कर दी थी। मोमना कुछ रिलैक्स हुई। इसका मतलब था फ़िलहाल किराए के लिए कुछ दिन और मिल सकते हैं। बहुत शुक्रिया हाला, बस आपका प्यार है, इसने इंकसार से कहा। बस अब सोप वगैरह छोड़ो और कोई सीरियल करो, कोई बड़ा रोल। उन्होंने साथ ही मशवरा दिया। जी आजकल एक सीरियल भी कर रही हूँ, उसने एक तरह से इंकशाफ किया। अगर उन्हें मरूब करने से कुछ और दिन मिल जाए किराया देने के लिए तो क्या बुरा था। अरे वाह, ये तो बड़ी खबर है। कौन है सीरियल में? उन्होंने फ़ौरन पूछा। निशा है। और तुम्हारा क्या रोल है? छोटा रोल है हाला। चलो कोई बात नहीं, बड़ा भी मिलेगा। निशा को मेरा बताना कि मैं फ़ैन हूँ इसकी। जी ज़रूर, मोमिना ने हामी भर ली।
अरे हाँ, जिस बात के लिए तुम्हें रोका था वो तो ज़हन में ही नहीं रही। वो बिलाखिर मुद्दे पर आ गई। तुम्हारे घर गई थी। जहांगीर को देखा तो बड़ा अफ़सोस हुआ। जहांगीर सामने था तो सरिया से कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। इनके चेहरे पर अब हमदर्दी के तासुरात थे। मुझे पता है हाला, किराया लेट हो गया है इस बार भी, लेकिन मैं 1 हफ्ते तक दे दूँगी आपको। इस हफ्ते सीरियल का चेक मिल जाएगा। उसने बड़े नादब अंदाज़ में इनसे कहा। नहीं, नहीं, किराए की तो कोई बात नहीं है। वो दे देना तुम। मुझे असल में घर खाली करवाना है। वो कदरे झिझक कर बोली। एक लम्हे के लिए मोमना की सांस रुकी। घर खाली करवाना है? वो बेयकीनी से बोली। हाँ बेटा, वो बस मेरा बेटा अपना घर बनवा रहा है तो पैसे कम पड़ गए हैं, इसलिए अब ये वाला घर बेचना पड़ेगा। उन्होंने वजाहत दी। लेकिन हाला, इतना अचानक? वो बेहद परेशान हो गए। नहीं, नहीं, वक्त तो देंगे तुम्हें, महीना 2 महीना आराम से घर ढूंढ लो। आखिर मैं फ़ैन हूँ तुम्हारी। मैं अब फिर चलती हूँ, ज़री के पास भी जाना है मुझे, और सीरियल जब चलना शुरू हो तो ज़रूर बताना। ओके, खुदा हाफिज़। वो इसी तरह तेज़-तेज़ कहती हुई चली गई और मोमिना वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। वो हूँ हाँ भी नहीं कह सकी थी। वो वाक़ई मनहूस दिन था, मगर उसकी ज़िंदगी में ऐसे दिनों की इतनी भरमार थी कि उसे अब इनकी शिनाख्त भी भूल गई थी। तो अब ये एक और मसला होगा, नया घर ढूँढना। इसने चलना शुरू कर दिया। अपने घर के खुले दरवाजे के आगे लटकता पर्दा हटाकर इसका दिल चाहा वो वहीं गिर जाए, किसी मैराथन में हिस्सा लेने वाले रनर की तरह, जो फिनिशिंग लाइन तक पहुंचते-पहुंचते डर जाने की ख्वाहिश जीतने की ख्वाहिश से ज़्यादा करने लगता है। अपना बैग सहन में बिछी चारपाई पर फेंकते हुए इसने सहन के कोने में लगी बेसन का नलका खोलकर चेहरे पर छींटे मारने चाहे, और नलके से गुर्राटों के अलावा कुछ बरामद नहीं हुआ। इसका दिल अजीब तरह से डूबा। वो इस वक्त पसीने से शराबूर थी और मुंह पर पानी के छींटे मारने के बाद गुस्लखाने में जाकर नहाना चाहती थी, मगर पानी ही नहीं था। इसने सहन में कपड़े धोने वाली जगह पर पड़ी बाल्टी देखी जो भरी हुई थी। फिर पानी से मुंह पर छींटे मारने लगी। पानी की पाइपलाइन फट गई। वहां सड़क पर पूरे मोहल्ले वाले जमा हैं। सुबह से वहीं से पानी ला रहे हैं। अब देखो कब ठीक करते हैं म्यूनसिपल कमेटी वाले। इसने अपने अकब में अचानक सरिया की आवाज़ सुनी, और इससे पहले कि वो कुछ कहती, इसने अपने छोटे भाई जहांगीर की आवाज़ भी सुनी थी। आपा, तुम आ गई? ये जुमला वो हर रोज़ उसके आने पर कहता था। इसके घर दाखिल होते हुए उसके कदमों की चाप सुनकर कमरे से बाहर आ जाता था। उस दिन भर उसे उससे दिन भर की कारगुजारी सुनने के लिए, शूटिंग पर होने वाले वाक़यात, किसने किससे क्या कहा, कौन किससे लड़ा, कौन किसके साथ अफेयर चला रहा है, कौन फ्लर्ट कर रहा है, इसकी परफॉर्मेंस ने कितनों को मुतासिर किया, और सीन में किस किसने उसे दाद दी। इसका सवालनामा रोज़ एक जैसा होता था, मगर मोमना को रोज़ नए सिरे से उसकी तैयारी करना पड़ती थी। बाहर और शोबिस की दुनिया के साथ वो जहांगीर इंटरेक्शन का वाहिद ज़रिया रख गई थी। वो इसे एंटरटेन रखना चाहती थी। तुम्हारी तबीयत कैसी है? जहांगीर के सवाल के जवाब में उसका जवाब भी जहांगीर की यकीनन रटा हुआ होगा। वो इसके सवाल का जवाब हमेशा उस सवाल से दिया करती थी, और फिर इसका जवाब जहांगीर की ज़ुबान पर ढूंढने के बजाय उसके चेहरे और बॉडी लैंग्वेज से ढूंढती थी, क्योंकि जहांगीर की ज़ुबान पर हमेशा झूठ होता था। मैं तो ठीक हूँ, उसने मुस्कुरा कर कहा, और वो उसका चेहरा खींचने लगी। वो वैसा ही था जैसा रोज़ होता था। वही हल्के, वही फीकी फीकी जर्द रंगत, वही स्याह होंठ, वही आंखों के गिर्द सूजन, वही मुरझाई हुई आंखें, और वही खड़े रह पानी की जद्दोजहद। वो गुर्दों की बीमारी के बायस डायलिसिस करवा रहा था, और मोमिना सुल्तान रकम जमा करने में मसरूफ़ थी, जिससे वो उसका गुर्दा ट्रांसप्लांट करवा लेती। वो एक ही वक्त बहुत से महाजों पर जंगें लड़ रही थी, और हर जंग हार रही थी। आपा, आज कैसा गुजरा सीरियल के सेट पर तुम्हारा पहला दिन? जहांगीर उसकी खूजती आंखों को होठ से हटाना चाहता था। मैं सो के उठ जाऊं फिर बताऊंगी, उसने अंदरूनी कमरे की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा। खाना तो खाती जाओ, सरिया ने उससे कहा। वो भी सोने के बाद उसने पलटे बगैर माँ से कहा, ये पूछे बगैर के पका क्या था? दाल, आलू, कद्दू, गोभी, चावल। वो मेन्यू की फ़हरिस्त और तरतीब से वाकिफ़ थी, और इससे ये भी पता था कि जब तक किराया अदा नहीं हो जाता मेन्यू में गोश्त की एंट्री नहीं हो सकती, और वो गोश्त की शौकीन थी भी नहीं। ड्रामों के सेट्स पर उसे सब कुछ मिल जाता था, सानवी किरदार में भी अच्छा खाना, या कम से कम वो खाना जो इसके घर से बेहतर होता था। और खाने के बारे में अब सोचता भी कौन था? ज़्यादा से ज़्यादा वो सोचती थी वो खाना खाने के बारे में था, क्या खाने के बारे में नहीं था। चादर को चेहरे पर खींचते ही वो जैसे सुकून की वादी में उतर गई थी। ये उसकी आदत थी। वो सर से पाँव तक चादर होठ पर तान कर चित सोया करती थी। वो चादर नुमा हैमत जिससे उसकी हिफाजती भारत थी, जो कुछ लम्हों के लिए उसे हर चीज़ से बेनियाज कर देता था। इस चादर के अंदर उसे अपने वजूद के सिवा कुछ नज़र नहीं आता था। न घर की दीवारों से उतरता सीमेंट, या बरसात में छत से टपकता पानी, न घर का मुरम्मत तल फर्नीचर, न जहांगीर का बीमार चेहरा, न सरिया की
न सुरैया की मजबूर नज़रें, न सुल्तान की उदास आंखें। उस चादर के अंदर मोमिना सुल्तान को सिर्फ मोमिना सुल्तान नजर आती थी, जो सिर्फ अपने साथ होती थी। कुछ देर के लिए नींद की आगोश में जाने से पहले वो चादर के अंदर आंखें खोले उस चादर की छत को देखती रही और उस खालीपन में सुकून महसूस करती थी, जैसे किसी ने स्लेट पर लिखी गुडमुट तहरीरें कुछ देर के लिए डस्टर से साफ करके मिटा दी हों और स्लेट बिल्कुल खाली हो। पंखे की घुट-घुट की आवाज़ हवा के ज़रिए उसकी चादर को हिलाने और सुखलाने में मसरूफ़ थी और बाहर सैन में सुरैया और जहांगीर आपस में बातें कर रहे थे। उस चादर के अंदर वो बंद आंखों से उनकी आवाज़ें सुन रही थी। मुझे पता है पहला सीन देखते ही डायरेक्टर और सारे एक्टर मुतासिर हो गए होंगे आपा से। शायद तालियां भी बजाई हों। हो सकता है अगला सीरियल भी देने की बात कर रहे हों। जहांगीर ड्रीमर था और ओन सिलाइयों के साथ एक ख्वाब के उधरे धागों के साथ दूसरा ख्वाब बुनने का आदी था। वो आंखें बंद किए चादर के अंदर सोच रही थी। हाँ, कोई लंबी सीरियल मिल जाए तो तुम्हारा गुर्दा ट्रांसप्लांट करवा लेंगे फ़ौरन। सीरियल के पैसे भी तो बहुत मिलते हैं हीरो हीरोइन को। उसने सुरैया की आवाज़ सुनी। मोमिना की हर कामयाबी सुरैया और सुल्तान के नज़दीक जहांगीर की ज़िंदगी बचाने के कदमों के तौर पर गिनी जाती थी। अब मोमिना ये करेगी तो जहांगीर को ये मिल सकता है, ये करेगी तो जहांगीर के साथ ये हो जाएगा, ये होगा तो वो सांप सीढ़ी का पूरा बोर्ड किसी सांप के जहर का शिकार हुए बगैर अपने भाई के साथ पार कर जाएगी। वो उससे आगे कुछ सोच नहीं पाई। नींद मेहरबान थी और ज़िंदगी नामेहरबान। उसने आंखें खोल दी और पहला एहसास जो उसे हुआ था वो सर में दिमक का था। ये रात का हैंगओवर था, आफ्टर पार्टी इफेक्ट्स। वो कुछ देर उसी तरह अपने बेड पर टांगे पसारे चित लेटा रहा, आंखें खोलता बंद करता रहा। उसके कानों में रात की पार्टी के डीजे का बजाया हुआ म्यूजिक अब भी गूंज रहा था। ड्रम की बुलंद बीट। उसने सर को बेख्तियार चुटकाइयों जैसे शोर को भी सर से झटक देना चाहता था। फिर वो उठकर बैठ गया। उसके ग्लास पेंट हाउस की दीवारों और खिड़कियों से उस वक्त रोशनी चुन चुन कर आ रही थी। वॉल क्लॉक 10 बजा रहा था और वो रूटीन में उसके जागने का वक्त था। चाहे वो सारी रात ही कोई पार्टी अटेंड करके आता, लेकिन 10 बजे उसका बॉडी क्लॉक उसे किसी अलार्म क्लॉक की तरह जगा देता था। बिस्तर पर उठकर बैठा वो चंद लम्हे पेंट हाउस की शीशे की दीवारों से नजर आता मंजर देखता रहा। 30 मंजिल इमारत की उस आखिरी मंजिल पर मौजूद पेंट हाउस में सुबह आंख खुलने के बाद वो इस तरह हर रोज़ बिस्तर पर बैठा रहता था। वो इस वक्त अनजाने में ज़िंदगी की बेमानूयत को महसूस करके चंद लम्हे थे जो हर रोज़ कल्ब मोमिन की ज़िंदगी में उसी वक्त आते थे। सारी रात पार्टीज में वक्त गुजारने के बाद सुबह हैंगओवर की कैफियत में आंख खुलने के बाद बिस्तर पर बैठकर पेंट हाउस की ग्लास वॉल से नज़र आने वाला समुंदर और इसके ऊपर उड़ते परिंदे देखता। वो मंजर उसके पेंट हाउस से बहुत दूर का था और वो वहाँ बैठे समुंदर की आवाज़ नहीं सुन सकता था। उसके वजूद उसके अंदर उसके मंजर को देखते हुए समुंदर की मौजों और लहरों की हरकत के साथ वो शोर भी सुनाई देता था जो इस वक्त समुंदर में होता। बिस्तर से उतरकर वो लड़खड़ाया था। ये लड़खड़ाहट भी रूटीन की थी। 2-3 कदमों के बाद वो संभल जाता। आज भी संभल गया था। वॉशरूम में बेसन पर सर झुकाया वो अपने चेहरे और आंखों पर पानी के छींटे मारता ही चला गया, यूं जैसे अंदर सर में सुनाई देने वाली धमक को रोकना चाहता हो या धो देना चाहता हूँ। फिर उसने सीधा खड़े होकर आईने में अपना चेहरा देखा। सुर्ख पफी आंखें, हल्की बढ़ी हुई शेव, बिखरे बाल और भीगा हुआ चेहरा और इस चेहरे से नीचे गर्दन और सीने तक आती पानी की बारीक लकीरें। रात की थकावट भी आईने में नजर आने वाले मर्द की वजाहत को धुंधलाने में नाकाम नजर आ रही थी। उसके तीखे नैन नक्श उसके अरब या तुर्किश होने की चुगली खा रहे थे। या कम से कम उसके जीन्स में उस एंसेस्ट्री की मौजूदगी का बड़ा मिला इजहार कर रहे थे। आईने में अपने आप को देखते हुए वो जैसे वहाँ लिखा अपने पूरे दिन और अगली रात का शेड्यूल पढ़ रहा था। इसकी मसरूफियात की एक लंबी कतार थी और वो ज़हनी तौर पर इस वक्त उनमें उलझना नहीं चाहता था। नाइट सूट की शर्ट पहनता वो बाहर लाउंज में आ गया था, जहाँ दीवार पर इहतिन सिरात और मुस्तकीम की वही बड़े साइज़ की पेंटिंग दीवार पर लगी हुई थी। उसी दीवार पर जिसके साथ वो सोफे पर जिस पर बैठा वो इस वक्त टीवी ऑन किए चैनल सर्फिंग में मसरूफ़ था, किसी मेकान के अंदाज में। बीबीसी से फैशन चैनल्स और वहाँ से स्पोर्ट्स और फिर दोबारा बीबीसी या सीएनएन। उसकी रोज़ की चैनल रूटीन भी एक जैसी ही थी। मुलाजिम उसके बाहर निकलने और बैठने के दौरान इसके लिए कॉफ़ी का एक मग रख गया था। सामने एक न्यूज़ चैनल पर अचानक रात के अवार्ड शोज़ की झलकियाँ दिखाई जाने लगी थी। इसने आवाज़ थोड़ी बुलंद कर दी। न्यूज़कास्टर इसकी फ़िल्म के अवार्ड्स के हवाले से खबर दे रहे थे। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपनी अवार्ड्स लेते हुए फुटेज देख रहा था। तभी उसके सोफे पर पड़ा सेल फ़ोन बजने लगा। इसने फ़ोन की स्क्रीन पर चमकता शीली का नाम देखा और फिर एलसीडी की आवाज़ हल्की करते हुए फ़ोन कॉल रिसीव की। वो इसकी पहली फ़िल्म की हीरोइन थी। हेलो जान। बेहद मीठी और बेहद फ़ैमिलियर आवाज़ में उसने उसे इसी अंदाज से मुखातिब किया था जिस अंदाज से वो इंडस्ट्री के हर हीरो डायरेक्टर को मुखातिब करती थी।
हेलो शैली। इसने जवाब उसी कैजुअल टोन में इसे मुखातिब किया जिसमें हमेशा किया करता था। उफ़, क्या कहूँ तुम्हारे बारे में, तुमने तो तबाही मचा दी रात को अवार्ड्स में। वो अब उसे मक्खन लगाने की मुहिम शुरू कर चुकी थी। हम लोग तो ऑडियंस में बैठे बस पहले स्टंट थे और फिर तालियां बजाने लगे तो बस बजाते ही गए। मैंने तो खड़े होकर तुम्हारे लिए क्लैपिंग की और चीयर भी किया, तुमने देखा? इसने मोमिन से पूछा। इसकी बात सुनने के दौरान काफ़ी पीते हुए रिमोट ये चैनल सर्विंग में मसरूफ़ हो चुका था। क्यों? कि वो जानता था शैली बहुत लंबी बात करेगी। नहीं, कब? वो चौंका। ओह गॉड, यू मिस्ड इट। वो बेख्तियार मायूस हुई। अगर उन लोगों ने एडिट ना किया ना तो टीवी पर जब अवार्ड शो चलेगा तो चलाएंगे तुम्हें चीटर करते हुए। मेरी फुटेज तुम देखना। तुमने तो कैसी जुर्रत दिखाई कि उनके मुंह पर ही उन्हें चीटर बोल दिया। आज देखो ज़रा, न्यूज़पेपर में अवार्ड से ज़्यादा तुम्हारी स्पीच की कवरेज है। वो कल्बे मोमिन की जितनी तारीफ़ें कर सकती थी उस वक्त कर रही थी, क्योंकि बदकिस्मती से पिछली रात अवार्ड्स की ऑफर पार्टी में वो कोशिश के बावजूद कल्बे मोमिन से मिलकर ये सब नहीं कह पाई थी, क्योंकि उस अवार्ड शो और ब्रांड जो इस अवार्ड्स को स्पॉन्सर कर रहे थे वो मुसलसल कल्बे मोमिन से चिपके हुए थे। उसे वजाहतें देकर उसकी हक़ ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे। और शैली इतनी बेवकूफ़ नहीं थी कि उस ब्रांड के नुमाइंदों के सामने वो कल्बे मोमिन को इस दलेरी पर वहाँ खड़े दाद देती। मैंने अभी न्यूज़पेपर्स देखे नहीं, अभी देखता हूँ, इसने शैली से मुख्तसरन कहा। अरे वो तुमने डस्ट का कवर देखा? शैली को अचानक याद आया। मोमिन ने सामने पड़े हुए इस मैगज़ीन डेस्क पर एक नज़र दौड़ाई और कहा, हाँ देखा है। मेरी तस्वीर का साइज़ देखो, बाकी दोनों से छोटा कर दिया है मुझे। शैली ने लम्हा भी ज़ाया किए बगैर शिकायत की। मोमिन ने कुछ समझे बगैर मैगज़ीन उठा लिया और इसको रुक कर देखने लगा, जिस पर उसके साथ उसकी पिछली 3 फ़िल्मों की हीरोइन्स की बेहद मुख्तसर मलबूसात में तस्वीर थी और ऊपर एक हेडिंग में था, द क्वीन मेकर लिखा हुआ था। मोमिन ने एक नज़र कवर पर डालकर मैगज़ीन को दोबारा टेबल पर फेंकते हुए कहा, हाँ, हाफ इंच ही छोटी हुई होगी, अगर हुई भी हो तो। दूसरी तरफ उस जुमले पर शैली जैसे चिल्ला उठी थी, हाफ इंच भी क्यों छोटी हुई? मेरी पिक्चर, किसकी फ़िल्म हिट हुई है इस साल? मेरी। और तस्वीर किसकी छोटी दे रहे हैं? वो भी मेरी। मोमिन ने इसे तसल्ली देने की कोशिश करते हुए कहा, तुम परवाह मत करो। कैसे परवाह न करूं? मुझे क्या पता नहीं कि डस्ट के एडिटर्स की नीयत क्या है और किस तरह वो लीना को प्रमोट कर रहे हैं। शैली ने उस कवर में मौजूद एक दूसरी हीरोइन का नाम लेते हुए कहा। मोमिन अब बेजार होने लगा था। वो सुबह सवेरे तस्वीरों की साइजिंग में सर खपाना नहीं चाहता था। शैली, इस वक्त मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है और तुम्हारी आधी बातें मेरे सर के ऊपर से गुजर रही हैं। इसने बेहद साफ गोई से कहा और शैली ने बगैर पुना बनाए फ़ौरन ही अपनी टोन बदली। जान, मुझे बताया क्यों नहीं? मैं अपनी बातें लेकर बैठ गई। सो सॉरी जान, मैं अभी आती हूँ। नहीं नहीं, अभी तो मैं ऑडिशंस के लिए निकल रहा हूँ, मोमिन ने फ़ौरन कहा। शैली ने जवाब को झपकी से उससे कहा था, यू हैव बीन सो मीन टू मी। इतनी बड़ी हिट दी है तुम्हें और तुम फिर भी अगली फिल्म के लिए ऑडिशन करने बैठे हो। मोमिन ने बेसाख्ता कहा, तुम्हें पता है मैं हीरोइन रिपीट नहीं करता, ये मेरी कामयाबी की वजह है। गाली देना चाहती हूँ तुम्हें मैं इस बात पर? शैली ने जवाबन कहा, वो तुम टेक्स्ट कर देना, अभी तो मैं निकल रहा हूँ घर से। मोमिन ने जवाबन टीज़ करने वाले अंदाज में उसे कहा, हो तुम वैसे गालियों के ही काबिल। दूसरी तरफ से शैली ने फ़ोन बंद करने के बाद कहा था, सो जी, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस एपिसोड। होप यू विल लाइक इट। अगर इसमें कोई भी मिस्टेक हुई हो तो माजरत। नाम मेरे ख्याल से मैं सुरैया था और उसको मेरे ख्याल से मैंने सरिया पढ़ा था। सो उसको मैं अब सुरैया पढ़ूँगी क्योंकि मुझे पता नहीं है कि वो सरिया है या सुरैया है। और आपको कैसा लग रहा है ये नावल? अभी तो फर्स्ट एपिसोड है, ठीक है, अच्छा जा रहा है। आई थिंक ये थोड़ा सा रिलीजियस भी होगा और थोड़ा सा सोसाइटी और फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड नावल है। सो आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अल्लाह हाफ़िज़।